नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा महाकाल मंदिर में मन रहे शिव नवरात्र की है तो मुंबई में 39 करोड़ की डायमंड साड़ी की भी है। देखिए, महाकाल नगरी उज्जैन में शिव नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह भस्म आरती से पहले महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद उनका घटाटोप श्रृंगार किया गया। रजत, चंद्र मुकुट और रुद्राक्ष की माला अर्पित की गई। फिर उन्हें उनकी सबसे प्रिय भस्म अर्पित कर आरती की गई। झांझ, मंजीरे और डमरू की गूंज के बीच भस्म आरती संपन्न हुई। महाकाल को फल और मिष्ठान्न का भोग लगाया गया। इस दौरान श्रद्धालु उत्साह में नजर आए। राजधानी में 59वीं स्टेट्समैन विंटेज कार रैली का शानदार समापन हो गया। विंटेज कार रैली माराखंबा रोड पर मौजूद स्टेट्समैन हाउस से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक निकली। रैली देख लगा मानो वक्त का पहिया पीछे घूम गया हो। पुरानी ऐतिहासिक महत्व वाली विंटेज और क्लासिक कारों को देखकर ऐसा लगा मानो राजधानी की सड़कों पर इतिहास उतर आया हो। लोगों ने इस कार रैली के जरिए आनंद तो उठाया है, साथ ही जानकारियां भी पाई। जम्मू कश्मीर के रामबन में अभी भी सफेदी छाई हुई है। पूरे पहाड़ सफेद नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वादियों में किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। ये सफेदी पर्यटकों को खूब भा रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक रामबन के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ देखने के लिए पहुंच रहे हैं और मौसम का आनंद उठा रहे हैं। सपनों के शहर मुंबई में 39 करोड़ रुपए की एक साड़ी लोगों को लाइव दिखाई गई, जिसमें 36 करोड़ रुपए के डायमंड लगे हैं और 2 किलो सोना यानी 3 करोड़ रुपए का सोना लगा है। गोल्डन मैन के नाम से मशहूर रोहित पसाल ने माता रमाबाई अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी पर इस साड़ी को बनाया है। इस साड़ी को 1 महीने तक देश भर में घुमाया जाएगा। उसके बाद लंदन के म्यूजियम में रखा जाएगा। और अब बात करते हैं पहाड़ों पर बर्फोत्सव की। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर की वादियों तक विंटर फेस्टिवल और विंटर कार्निवल के आयोजन हो रहे हैं। उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेस औली में हुई बर्फबारी के बाद अब विंटर स्कीइंग खेलों और विंटर कार्निवल की जोर शोर से तैयारी चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के सरथल में विंटर इवेंट्स में लोकगीतों, लोक नृत्यों और पारंपरिक संगीत की गूंज सुनाई दे रही है। बर्फबारी के बीच स्नो गेम्स, स्कीइंग और एडवेंचर एक्टिविटीज में लोग जमकर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड का औली नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और अपने पहले विंटर कार्निवल की मेजबानी के लिए तैयार है। वर्षों बाद हो रहे इस आयोजन को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों और पर्यटन कारोबारियों का जोश हाई है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से जम्मू कश्मीर के सरथल वैली में विंटर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों में आयोजित इस फेस्टिवल में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली की, जहां एक तरफ लोग बर्फ का आनंद लेते हुए मस्ती कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ को बचाने की जद्दोजहद भी चल रही है। यहाँ के स्की रिजॉर्ट में एक बार फिर से नेशनल चैंपियनशिप विंटर स्कीइंग खेलों और विंटर कार्निवल का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 12 से 16 फरवरी तक चलने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल को लेकर स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है और तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बर्फबारी के बाद बदलते मौसम में अब बर्फ पिघल रही है, लिहाजा बर्फ को बचाए रखने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जनवरी में हुई भारी बर्फबारी के बाद इस बार स्कीइंग प्रतियोगिता टावर नंबर 10 से टावर नंबर 9 के बीच आयोजित की जाएगी, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत स्लोप को कवर करने के लिए नेट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। तैयारियां यहाँ पे पूर्ण रूप से हो चुकी हैं और अब बस इंतजार है गेम्स का। और हम भी बहुत समय के बाद इस बार हाथ आजमाइश करेंगे, क्योंकि काफी समय तक बीच में खेला नहीं, लेकिन इस बार हम भी अपना जोर आजमाइश करेंगे नेशनल गेम्स में। माहौल किस तरह का है? माहौल बहुत सुंदर है। सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जितने भी स्की प्रेमी हैं और शीतकालीन जो खेलों को एक बढ़ावा हमारी सरकारें दे रही हैं,
इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं, आने वाले समय में ये अपने राज्य का और देश का नाम रोशन करेंगे। इस स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए स्थानीय खिलाड़ी यहां बर्फीली ढलानों पर दिन रात पसीना बहा रहे हैं। उत्तराखंड के अलावा अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही आर्मी, आईटीबीपी के स्कीइंग खिलाड़ियों का भी यहां जमावड़ा लगने वाला है। तो कार्निवल में गढ़वाल और कुमाऊं के साथ ही यहां पर देश के अलग अलग संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। 13 से 16 तारीख को नेशनल गेम्स और विंटर कार्निवल प्रस्तावित है और सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और तैयारी भी जीएमयू ने शुरू कर दी है। हालांकि बर्फ़ थोड़ा कम है लेकिन सभी लोग भारी उत्साहित हैं और सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार इसके लिफ्ट और चेयर लिफ्ट में। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम की साझा कोशिशों से आयोजित होने वाले भव्य उत्सव से इन खेलों को नई ऊंचाई तो मिलेगी ही, साथ ही हिमालय की इन वादियों में पहली बार आयोजित हो रहा विंटर कार्निवल भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखिए सर, यहाँ पे पहले भी चैंपियनशिप हुई है ऊपर ट्री लाइन से लेके यहाँ तक, और अभी भी उचित मात्रा में यहाँ पे बर्फ है जो कि खिलाड़ियों के लिए भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वहाँ से यहाँ तक रेस होने में कोई आपत्ति नहीं होगी सर और ठीक ठाक रहेगा। क्या तैयारियां चल रही है गढ़वाल सर? अब देखो, गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा आज से स्लोप को पैक किया जा रहा है, नेटिंग की जा रही है, प्रोटेक्शन नेट लगाए जा रहे हैं और ये यहाँ से ऊपर ट्री लाइन तक हम इसको लगाएंगे सर। हिमालय की सुरम्य वादियों में पहली बार हो रहे विंटर कार्निवल भी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। आयोजकों को उम्मीद है कि इससे औली में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। सफेद चादर की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सरथल की हैं। पहली बार सरथल की वादी में बर्फ से लकतक पहाड़ों में स्नो फेस्टिवल का आयोजन हुआ तो लोगों का उत्साह भी देखते ही बनता था। न सिर्फ बनी और कछुआ बल्कि पंजाब, हिमाचल और देश के तमाम हिस्सों से हजारों पर्यटकों ने स्नो फेस्टिवल में शिरकत की। दिन भर चले सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के बीच पर्यटक न सिर्फ कलाकारों की प्रस्तुति का लुत्फ उठाया बल्कि बर्फ के गलीचे नुमा मैदानों पर अटखेलियां करते नजर आए। वादी के साफ मौसम ने आयोजन पर चार चांद लगा दिए। सुरम्य सरथल घाटी में इस बार पहली बार भारी बर्फ से लदी वादी के बीच पहुंचे पर्यटक खुशी से झूम उठे। बर्फ से ढकी वादियों और सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों ने पर्यटकों का मन मोह लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने बर्फ का आनंद लिया और यादगार पल कैमरों में कैद किए। पर्यटकों को सरथल की प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ से ढकी घाटी का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगा। मैं यहाँ कम से कम 10 बार पहले भी आ चुका हूँ और बर्फ के टाइम में पहली बार मेरा यहाँ पर आगमन हुआ। ये बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया था। मेरा ये मानना है ये इग्नोर की गई हुई जगह है। अगर हम इसको कश्मीर से कंपेयर करें तो ये कश्मीर से भी खूबसूरत वादियाँ आप चारों तरफ देख सकते हो। हरियाली और बर्फ से लदी हुई ये पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। मैं सभी को यही आह्वान करूँगा कि आएँ, इस जगह वो देखें और इसका नज़ारा लें। और यहाँ पर बहुत 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 अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। सभी आकर इन वादियों का आनंद लें। बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह की ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। स्नो फेस्टिवल के दौरान उन्होंने भी स्कीइंग का लुत्फ उठाया। बनी के विधायक रामेश्वर सिंह ने कहा कि सरथल भविष्य में गुलमर्ग जैसा प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है। उन्होंने कहा कि उत्सव लंबे समय से लोगों का सपना रहा है। ये जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बनी के इलाके में आज ये चहल पहल जो आप देख रहे हैं, ये चहल पहल बरसों के बाद आज यहाँ देखने को मिली है। इस चहल पहल के लिए बनी के लोग तरस गए थे क्योंकि बर्फबारी यहाँ पे भी होती है, श्रीनगर में भी होती है, हिमाचल में भी होती है, लेकिन आज तक इन इलाकों को कभी प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन लास्ट ईयर हमने एक शुरुआत की थी विंटर फेस्टिवल के तौर पे, लेकिन इस बार हमने स्नो फेस्टिवल किया है। आप देख सकते हैं कि और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब का, हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री सुरेंद्र चौधरी जी का, हमारे स्पोर्ट्स मंत्री जी का, जिन्होंने कोशिश की बनी को उस तर्ज पे लाने के लिए। आज यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्ट करवाए जा रहे हैं, स्नो फेस्टिवल करवाया जा रहा है, कल्चर प्रोग्राम हो रहा है, लोकल प्रोग्राम हो रहे हैं, लोकल डिशेस को प्रमोट किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को देखने के लिए आज इतनी भीड़ लगी है कि सड़कों पे गाड़ियों का लगाने के लिए जगह नहीं मिली। लोक गायक विशन दास ने सरथल स्नो फेस्टिवल में बर्फ से लदी वादियों में गाना शुरू किया तो माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग जमकर झूमे और लुत्फ लिया।
उधर सोनाली डोगरा ने भी डोगरी से लेकर भद्रवाही लोकगीतों और भजनों के साथ लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया। वहीं बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पर्यटकों का मन मोह लिया। छोटे बच्चों की लोक भाषा में गाए इन गीतों ने लोगों के दिलों को छू लिया। जिला उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा ने कहा कि विंटर फेस्टिवल लोगों को उनकी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रशासन भविष्य में भी ऐसे आयोजन करता रहेगा। मैं आपके माध्यम से कठुआ के वासियों को, जम्मू डिवीजन के वासियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और अपने भारत के लोगों को कहूँगा कि सरथल जैसी खूबसूरत जगह कहीं नहीं। आप देख सकते हैं आगे पीछे। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा कैमरा घुमा के हमारे जो लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पाए उनको दिखाइए कितनी खूबसूरत और किस तरह से ये वाइट बर्फ से ऐसे चादर बनी हुई है, और इस जगह पे आके लोग आनंद उठाइए। ये जो इनिशिएटिव टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, इसमें मैं बहुत क्रेडिट दूंगा इस डिपार्टमेंट को, और साथ में जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, सब डिवीजन जो बनी है, इन्होंने जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया। पर्पस ये है कि इस जगह को थोड़ा सा शोकेस किया जाए। उत्तराखंड के औली में विंटर नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और जम्मू कश्मीर के सरथल में स्नो फेस्टिवल में उमड़ी भीड़ बताती है कि देश में पर्यटन को चारों ओर बढ़ावा मिल रहा है, जिससे सुख समृद्धि के साथ ही रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने शुरू किया है बुक बैंक। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड में पीएम मोदी ने कोयम्बटूर, रायपुर, देवमोगरा और गुवाहाटी के स्टूडेंट्स से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को सफलता के टिप्स दिए। इसके अलावा उन्होंने छात्रों से अनुशासन, दूसरों से तुलना, परीक्षा में अच्छी लिखावट, निडरता आदि पर खुलकर बात की। साथ ही हर बार की तरह छात्रों के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स को भी कुछ सुझाव दिए। गुजरात सरकार ने आज एलन मस्क की स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। इसके तहत दोनों की ओर से एक LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का मुख्य मकसद राज्य के दूरदराज, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। दिल्ली की वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। यहाँ डीसीपी ऑफिस में बुक बैंक की शुरुआत की गई है, जहाँ लोग अपनी पुरानी और नई किताबें दान कर सकते हैं। इस पहल को डीसीपी के निर्देशन में कम्युनिटी पुलिसिंग सेल संपर्क चला रहा है। इसका मकसद उन बच्चों तक किताबें पहुँचाना है जिनके लिए किताबें खरीदना आसान नहीं। दिल्ली पुलिस की इस पहल को लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है। स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के टीचर्स और छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बुक बैंक में नर्सरी क्लास से लेकर इंजीनियरिंग और PMT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक की किताबें जमा हो रही हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहां करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सोमनाथ मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। पार्किंग में भी प्रसाद मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। 14 से 16 फरवरी तक यहाँ गीत संगीत के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सिंगर कैलाश खेर भी यहाँ अपने सुरों से समा बांधेंगे। वहीं मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक महाशिवरात्रि पर सोमनाथ मंदिर के पट लगातार 42 घंटे तक खुले रहेंगे। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने आज उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में ट्राइबल स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया। बांदीपुरा जिले के आदिवासी गांव कित्सोर में इसका आयोजन किया गया। इसमें स्नो रग्बी मैच, रस्साकशी, स्नो कबड्डी और बर्फ की मूर्तियां बनाने जैसे कई पारंपरिक और विंटर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया था। इन प्रतियोगिताओं में स्थानीय लोगों और युवाओं और खेल प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
और अब बात मोदी सरकार के सचिवों के रिपोर्ट कार्ड की। सरकारी परियोजनाओं में लेट लतीफी से न सिर्फ पैसों का नुकसान होता है, बल्कि इसकी वजह से आम जनता योजनाओं के लाभ से लंबे समय तक वंचित रहती है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने परियोजनाओं में बेवजह देरी को खत्म करने के लिए एक अच्छी परंपरा शुरू की है। अब सभी विभाग के सचिवों का उनके कामकाज के आधार पर स्कोर कार्ड बनना शुरू हो गया है। 100 नंबर का यह स्कोर कार्ड सचिवों की परफॉर्मेंस का एक तरह से आईना होगा। वर्षों तक फाइलों पर बैठकर या निजी हित अहित को ध्यान में रखकर योजनाओं परियोजनाओं को लटकाए रहने की रवायत पर अब काफी हद तक विराम लग सकता है। किसी भी केंद्रीय परियोजना के क्रियान्वयन और खर्चों में अब विभागों की एक तरफा मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि अब सभी विभागों पर कैबिनेट सेक्रेटरी की नजर है। मतलब सभी विभागों के कामकाज और उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। पहली रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने पिछले साल के सितंबर से नवंबर महीने का स्कोर कार्ड भेज दिया है। इसमें सभी विभाग के सचिवों के निजी परफॉर्मेंस के साथ उनके विभाग के कामकाज पर मिले नंबर का रिपोर्ट कार्ड है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रदर्शन को बेहतर करने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। इसमें 12 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। कुल स्कोर 100 है। इस स्कोर कार्ड में सबसे ज्यादा 20 मार्क्स फाइल डिस्पोजल के लिए रखा गया है। विभाग के आउटपुट और अन्य कामकाज के लिए 25 नंबर तय किया गया है। स्कीम पर खर्च और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 15 नंबर है। प्रोजेक्ट्स को तय समय पर पूरा करने के लिए 10 नंबर रखा गया है। जन शिकायत के निपटारे के लिए 5 नंबर, कैबिनेट और CCEA नोट्स के लिए 5 नंबर है। फाइनेंशियल एडवाइजर और IFD के लिए 6 नंबर है। लिटिगेशन निपटारे के लिए 5 नंबर, बिलों के निपटारे के लिए 4 नंबर का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी को 5 नंबर का विवेकाधिकार भी दिया गया है। इस स्कोर कार्ड सिस्टम में 12 नंबर की नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। बट इस मार्किंग के बाद क्या जज होगा, क्या जजमेंट क्या निकालेंगे? ये जजमेंट क्या निकालेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा और कौन सा खराब है? उससे क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट ख़राब है तो आप क्या करेंगे? आप सेक्रेटरी को बदल देंगे। और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मिनिस्टर की एफिशिएंसी पे भी। ज़्यादातर मिनिस्टर लेके फाइलें बैठे रहते हैं, तो कैसे जज करेंगे इसमें कि ये सेक्रेटरी के पास पेंडिंग रहा है कि मिनिस्टर के पास पेंडिंग रहा है? फाइल डिस्पोजल तो हुआ नहीं। अब आप मिनिस्टर ने प्लीज पे ले दिया और आपके पास फाइल बैठा दी, तो कैसे आप जज करेंगे उसको? वो किसकी वजह से वो डिले हो रहा है? तो ये क्राइटेरिया बहुत आर्बिट्रेरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश दौरों या किसी इवेंट पर बेहिसाब खर्च करने पर उस विभाग के सचिव को नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोर कार्ड के जरिए सभी विभाग के प्रदर्शन की तुलना की जाएगी। मकसद है कि सभी विभागों के बीच हेल्दी कंपटीशन शुरू हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर सरकारी परियोजनाओं में अलग अलग लेवल पर होने वाली देरी को खत्म करने पर जोर दिया है और अब सरकार ने इसका एक बेहतर विकल्प ढूंढ लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोर कार्ड की ये परंपरा विकसित भारत के सपने में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 485 अंक उछलकर 84,066 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 174 अंक ऊपर चढ़ा, ये बढ़कर 25,867 पर पहुंच गया। सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1300 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,58,500 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 17,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,72,000 रुपए पर पहुंच गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए फिसल गया, इसमें 9 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 74 पैसे हो गई।
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नए अनुमान जारी किए हैं। मूडीज के मुताबिक अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ सकती है। मूडीज ने कहा कि ये रफ्तार दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले G20 देशों के ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी। वैलेंटाइंस वीक के मौके पर चॉकलेट डे को लेकर बेकरीज में खास रौनक देखने को मिल रही है। दिल्ली की इस बेकरी में हैंडमेड चॉकलेट्स, हार्ट शेप्ड केक और वैलेंटाइन स्पेशल केक की बड़ी रेंज मौजूद है। कपल्स और यंगस्टर्स अपने खास लोगों के लिए चॉकलेट्स और कस्टमाइज्ड केक खरीद रहे हैं, यानी कि प्यार के इजहार में मिठास खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है कोको पॉट्स में और यहाँ पर भी नज़ारा कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। कदम रखते ही एक अच्छी खासी वैरायटी, चाहे फिर वो केक्स की बात हो वैलेंटाइन डे स्पेशल या फिर चॉकलेट्स की बात हो, एक अच्छी रेंज जो है आपको दिखने वाली है। हमारे साथ शेफ रितिका इस वक्त मौजूद है। रितिका, बात सबसे पहले आज हम चॉकलेट डे की करेंगे क्योंकि वैलेंटाइन वीक तो पूरा है, लेकिन चॉकलेट डे है तो जितने भी प्यार के जो जोड़े हैं हमारे, उनके लिए क्या खास है? बिकॉज मैं बहुत अच्छी खासी वैरायटी यहाँ देखती हूँ। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। किसी को किसी का मुंह मीठा कराना हो तो हमारे पास बहुत बढ़िया चॉकलेट बार्स है। देन वी हैव पिनाटा केक्स बड़े साइज में, मिनी साइज में। इसके साथ चॉकलेट की भी हम बात करेंगे तो इसमें भी आपने कुछ ना कुछ टच डाला है कि वैलेंटाइंस डे स्पेशल वो लगे। हाँ जी बिल्कुल, हमने चॉकलेट केस के ऊपर क्यूट से लिप्स बनाए हैं। आजकल बच्चों को सब कुछ क्वर्की चाहिए, साथ में बटरस्कॉच नट्स डाले हैं। सब चॉकलेट की बहुत सारी वैरायटी है। केक पॉप्स बनाए हैं। अब हम आपको कुछ स्पेशल केक्स दिखा रहे हैं जो खास तौर पर वैलेंटाइंस वीक के लिए जो है इसको तैयार किया गया है। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ 14 फरवरी को इन केक को कट करें, इस हफ्ते में आप कभी भी इन केक को कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं। और हमने हर साइज और शेप का बनाया है। आधा किलो का, 1 किलो का मिनी केक जो बहुत सुंदर सा क्यूट सा है, सिर्फ 2 जनों की सेलिब्रेशन के लिए सारी वेराइटी रखी है और सब अलग अलग फ्लेवर्स में है। देख सकते हैं कि आज का दिन किस तरीके से खास बनाया जाए और पूरा वैलेंटाइंस वीक कैसा खास बनाया जाए, उसकी तैयारी आपको हर एक बेकरी शॉप में इसी तरीके से नजर आने वाली है। तो प्यार की जो मिठास है वो पूरी तरीके से फैल चुकी है क्योंकि वैलेंटाइंस वीक है और वैलेंटाइंस डे भी करीब है। तो उसको मनाने के लिए क्या कुछ मार्केट में खास है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात राजधानी से सटे गुरुग्राम के एक बायोडायवर्सिटी पार्क की करेंगे, जो जमीन कभी खनन के चलते बंजर हो गई थी। रिवाइल्डिंग के आइडिया से आज हरे भरे जंगल में वो तब्दील हो गई है। यह आइडिया दिया है प्रकृति प्रेमी विजय धस्माना ने और प्रशासन और आम लोगों ने उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर करीब 400 एकड़ के इस इलाके को नई पहचान दे दी है। आज ये पार्क जैव विविधता का सशक्त उदाहरण बन गया है और मजबूत सोच और संकल्प से प्रकृति को बचाने का संदेश देता है। हरियाली भरा ये रास्ता, हरे भरे पौधे, लहलहाते झुरमुट और झाड़ियां, पक्षियों का कलरव, खूबसूरत मोरों से चहकता जंगल। अरावली की पहाड़ियों पर बसा ये नजारा दिल्ली के बेहद करीब बसे उस पार्क का है जो गुरुग्राम में अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में पहचान बना चुका है। आपको शायद यकीन न हो कि अरावली के इसी इलाके में पहले कभी खनन होता था। धूल उड़ती थी और जब खनन रुका तो गड्ढे और बंजर वीरान जमीन रह गई। तो अब देखिए आपकी ये एक सनराइज पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस बायोडायवर्सिटी पार्क में आते हैं तो इस जगह पर खड़े होकर आप सामने उगते सूरज को देख सकते हैं। जो उसकी पहली किरण है उसको यहाँ महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जगह हमेशा से इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत नहीं थी। एक शख्स और उनके एक आइडिया ने इस बंजर जमीन को उसकी हरियाली वापस सौंप दी। विजय धस्माना के रीवाइल्डिंग मॉडल के आइडिया को अपनाकर प्रशासन और दूसरे प्रकृति प्रेमी लोगों ने उनके साथ मिलकर इस इलाके की सूरत बदल दी और लोगों को बताया कि ये है अरावली। इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव उन्होंने
इनिशियल ईयर्स में IIM गुड़गांव के साथ मिलकर इसका डेवलपमेंट किया और मुझे इन्वॉल्व किया इस पूरी प्रक्रिया में। तो ये 2010 से फिर हम लोग इस पे काम करने लगे और आज हम अरावली के जंगल क्या होते हैं उसको हम यहाँ पे दर्शाते हैं। प्रकृति की रीवाइल्डिंग का मतलब है प्रकृति को उसकी मूल स्थिति में लौटाना। गुरुग्राम की इस बंजर जमीन पर यही हुआ। नतीजा ये है कि ये जगह अब एक अहम बर्ड हैबिटेट के साथ नई पीढ़ी को उन पेड़ पौधों से भी रूबरू करा रही है जिनका उन्होंने कभी नाम नहीं सुना, और अब वो उन पेड़ों पर लगे फल यहाँ हाथों से तोड़कर खा सकते हैं। लंबी प्रक्रिया है, बहुत समय लगता है इस पूरे काम में और कई बार हम विफल भी हुए। कई बार हम पहुंचते थे और वहाँ पे फल मिलता नहीं था, उड़ जाता था। तो ये एक लंबी चली, लेकिन आज हमें बहुत खुशी है कि लगभग 200 प्रजाति के वनस्पति हम यहाँ पे जोड़ पाए, जिसमें से पेड़ हैं, बेलें हैं, घास हैं, कई तरह की घासें हैं, कई और छोटी छोटी वनस्पति है जो आमतौर पे विलुप्त होती जा रही है। रीवाइल्डिंग की बदौलत आज अरावली के करीब 400 एकड़ इलाके में यह हरा भरा जंगल है, जहां 1 लाख से अधिक पेड़ और हजारों झाड़ियां गुलजार हैं। 300 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं और 180 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी चहचहा रहे हैं। इसके पीछे मकसद यही था कि ऐसा इकोसिस्टम बहाल किया जाए ताकि युवा पीढ़ी असली अरावली को देख सके और जान सके। एजुकेशन कि यहाँ की वनस्पति क्या है, अरावली का मतलब क्या है, अरावली के पत्थरों की क्या उसकी अपनी इतिहास है उसको जान सके, वनस्पति को जान सके और वनस्पति और जो जानवर और पक्षियों के बीच में रिलेशनशिप है उसको जान सके। तो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई लोग आते हैं जो ट्रेनी होते हैं, वो ट्रेनिंग करने आते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं और उनको यहाँ पे नेचर वॉक दिया जाता है ताकि समझा सके हैं कि अरावली है क्या। इस बायोडायवर्सिटी पार्क की देखरेख एक निजी कंपनी के सहयोग से हो रही है। यही नहीं, यहाँ कई ऐसे डेडिकेटेड प्लॉट बनाए गए हैं जिन पर अभी भी प्रयोग हो रहे हैं। इस पार्क में कई रास्तों और चौराहों के नाम भी बहुत अनोखे हैं जिन्हें सोच समझकर नाम दिया गया है। ऐसे ढोक पहाड़ी है, ऐसे हमारा बबूल रख है, ऐसा गूंदी तिराहा है, ऐसे पक्षियों के नाम पे तीतर चौक हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवाल पूछें और एक क्यूरियोसिटी जग सके इस बारे में। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मौजूद ये पार्क उसकी सेहत के लिहाज से भी वरदान है, क्योंकि जहां बंजर जमीन सांस लेने लगी, वहां इंसान की सांसों को भी बचाए रखने का काम प्रकृति कर रही है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा ये बायोडायवर्सिटी पार्क सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि उम्मीद की मिसाल है। जो लोग यहाँ आते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ का तिनका काम का है और मजबूत सोच से क्या हो सकता है। ये पार्क संदेश देता है कि प्रकृति को बचाना संभव है, बस जरूरत है सही दिशा और सामूहिक प्रयास के जरिए सही काम करने की। ये पूरा बायोडायवर्सिटी पार्क हमें ये भी सीख देता है कि किस तरह से हमें अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाना तो चाहिए ही, लेकिन जो लगे भी हुए हैं उन्हें संरक्षित करना कितना ज़रूरी है। हम सलाम करते हैं ऐसे हीरोज़ को जो लगातार पर्यावरण में ना सिर्फ अपना रोल निभाते हैं बल्कि एक पूरे शहर के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, गुरुग्राम। अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम स्वदेश लौटी, घरों पर हुआ खिलाड़ियों का शानदार स्वागत। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। T20 वर्ल्ड कप में अब तक खेले गए मैचों के बाद 20 में से 8 टीमों ने जीत के साथ अपना खाता खोल लिया है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड ने अपने अपने शुरुआती मुकाबले जीतकर 2-2 अंक हासिल किए हैं। हर मुकाबले में आखिरी ओवर तक सस्पेंस देखने को मिला, जिससे साफ है कि आगे का सफर और भी दिलचस्प होने वाला है। एसोसिएट टीमों ने जिस तरह से मजबूत देशों को कड़ी चुनौती दी है, उससे फैंस का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।